नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये लगते हैं और 6 से 8 शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये लगेंगे और दोनों ही शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपका एडमिशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। परीक्षा में जितने भी दिन हो 10 दिन 15 दिन जो भी बचे हुए हैं आप यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नोट्स आपको JCRT जैक का किताब का बना हुआ है और 101% यहाँ से आपको प्रश्न भिड़ने की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य लेकर के जुड़ जाइएगा और तैयारी कर लीजिएगा जितना जल्द हो सके आप कर लें। और यदि केवल आप नोट्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। सारा कुछ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑनलाइन। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं यहाँ पर महा मैराथन क्लास। तो जेटेट का महा मैराथन क्लास हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। 1 से 5 के शिक्षक हैं, 6 से 8 के शिक्षक हैं, सभी के लिए है। तो सभी कोई जुड़ जाइए और चलिए प्रश्नों का जवाब देते चलिए। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, चरक के द्वारा या कोई नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है इतना MBBI है जितना कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। यह आपका GS सेक्शन के अंतर्गत और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बार बार ये पूछा गया प्रश्न है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर होगा C। चरक संहिता जो है आपको चरक के द्वारा लिखा गया है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माना जाते हैं वराहमिहिर, आर्यभट्ट, सुश्रुत या कोई नहीं। ठीक है, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत का नाम भारतीय शल्य चिकित्सा जनक के रूप में लिया जाता है। चरक का संबंध किससे है? ये देखिए चरक आपका यहाँ पर जो है JCRT टेक्स्ट बुक से प्रश्न ये है और आपको ये हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत आपको है। ठीक है, पूरा इसके पहले PDF तो हमने आपको दे ही दिया, बता दिया। आप मिक्सअप में आप देखिएगा कितना प्रश्न आपको सही हो रहा है। ठीक है, चरक का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, आयुर्वेद से, किससे आपको बताना है। ठीक है, तो चरक का संबंध जो है, चरक यहाँ पर क्या है? चिकित्सक है और चिकित्सक किस प्रकार का है? तो आयुर्वेद चिकित्सक है, यानी चरक का संबंध जो है आयुर्वेद से माना जाता है। अगला प्रश्न है तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सबसे MBBI प्रश्न आपका यहाँ पर जेटेट में भी ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर झारखंड के जो CGL एग्जाम वहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, तो तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा, ह्वेन-सांग के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या कोई नहीं। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? यह आपका दिल्ली में स्थित है। देखिए इसका है लौह स्तंभ जो है मेहरौली, लौह स्तंभ मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। यह लगभग 7.2 मीटर ऊंचा और 3 टन से भी भारी है। लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। लौह स्तंभ से एक प्रश्न रहता है, इसलिए आप सभी देख लीजिएगा। ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार
किसने मनाना शुरू किया? आपको बताना है कि ईरानी त्यौहार या नौरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? इल्तुतमिश ने, बलबल ने, कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी। ठीक है, तो ईरानी त्यौहार, नौरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? तो देखिए ईरानी त्यौहार या नौरोज त्यौहार जो है ये बलबन ने मनाना शुरू किया था, बलबन के द्वारा मनाया गया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत किसने किया? सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या सभी। ठीक है, तो सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? आपको बताना है कि गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ। देखिए इसके लिए तो आपको अभी हमने ट्रिक दिया था कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक का, देखिए कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कि इसमें कौन दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम है, तो उसके लिए एक ट्रिक भी आपको अभी हमने दिया, उसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आपका है, देखिए जी के तुम्हारा शायद लो है, जी के तुम्हारा शायद लो है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जी से गुलाम वंश, के जे खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लो से लोदी वंश, यही 5 वंशों का क्रम आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर पूछा है गुलाम वंश के बाद, तो देखिए जी से गुलाम वंश, उसके बाद के है, के का मतलब खिलजी वंश, तो पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया और लास्ट हो गया लोदी वंश पर। ठीक है, तो गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो खिलजी वंश का हुआ। राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? देखिए यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था उसके लिए भी शासकों का क्रम हमने आपको बताया है, आप शायद याद रखे होंगे, तो ठीक है, नहीं रखे तो एक बार फिर से बताते हैं। देखिए भाज यानी भाजपा की रैली का सो याद रखिएगा, भाज, BHAJ, भाज सो। तब 20 हो गया बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं का अकबर का जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब होता है। ठीक है, तो हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य, तो हुमायूं, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, तो हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। तो भाजपा की रैली को याद कर लीजिएगा। आप सभी को इसका PDF दे दिया गया है, इसके पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिस में भी हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। तो जिनको भी यहाँ तैयारी करना है जुड़ जाइएगा सभी कोई, क्योंकि आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है और सभी प्रश्न यहीं से ही टच करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हुमायूं के बाद कौन हुआ? तो आपको अभी याद किए, भाज बाबर, हुमायूं, अकबर, यानी हुमायूं के बाद अकबर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? आपको बताना है कि अकबर जो है कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए जब मृत्यु हो जाती हुमायूं की तो उसके बाद यहाँ पर अकबर बैठता है। अकबर जो है 13 वर्ष की, कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में जो है वह गद्दी पर बैठता है। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुआ था उसमें अकबर कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर, हरियाणा में भटिंडा, गुजरात में गांधीनगर, या कहाँ रह रहा था? तो ये पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर उस समय अकबर रह रहा था। ठीक है, शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर के साथ, बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, या कोई नहीं। ठीक है, तो शेर खां का पहला संघर्ष हुमायूं के साथ हुआ। तो हुमायूं और शेर शाह और शेर खां याद रखिएगा बार बार, हुमायूं के साथ शेर खां का हुआ था, जिसमें एक बार शेर शाह जो है यहाँ पर पराजित हुआ, लेकिन उसके बाद जो है हुमायूं लगातार पराजित होते रहा शेरशाह के साथ। और ये जो पहला बार पराजित हुआ हुमायूं, वही पराजय और इसकी दयालुता हुमायूं का जो है हर बार यहाँ से हटने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो देखिए चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था और इसमें हुमायूं विजयी हुआ था और शेरशाह जो है यहाँ पर क्या हार मान लिया था। ठीक है, तो यही में शेरशाह हार माना था, बाकी में शेरशाह की हर बार विजयी हुआ, जीत हुआ, और यही हुमायूं की दयालुता जो है हर बार के लिए इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, सासाराम में, या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा जो है आपको सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम। ये शेरशाह का मकबरा सासाराम, और ये कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड का निर्माण किसने करवाया? GT रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब, या कोई नहीं? ठीक है, तो GT रोड का निर्माण यही शेरशाह ने करवाया। ठीक है, GT रोड का निर्माण इसी शेरशाह ने करवाया है, याद रखिएगा। GT रोड बार बार पूछा गया प्रश्न है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? ठीक है,
तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये गोल गुंबद जो है आपको बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा भी है, ठीक है। याद रखिएगा, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है और यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा भी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु या उड़ीसा? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है आपका यहाँ पर दिल्ली में स्थित है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, रुखसाना बेगम, हफजाना बानो बेगम या कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ये बनवाया है आपको हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया है। नोट में देखिए लिखा हुआ है, हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए नोट इसके लिए है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बाजारू किताब में ये सब प्रश्न नहीं मिलेगा, आपको बता देते हैं। सब JCERT टेक्स्ट बुक में ही मिल सकता है। इसलिए जो भी शिक्षक अगर जेटेट को निकालना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन सारा PDF और वीडियो आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट आप यहाँ से लेकर के एक बार अवश्य पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम मार्ग का नाम जो है वो आपका पड़ा है चीन के रेशम के नाम पर, ठीक है। चीन के रेशम के नाम पर पड़ा हुआ है। देखिए आप लोगों में से अधिकतर लोगों का सर यही कमेंट आता है कि सर जेटेट परीक्षा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं, सही चीज़ पढ़िएगा तो कहीं नहीं निकलेगा, ठीक है। सही चीज़ पढ़िएगा एकदम निकलेगा। यहाँ से पढ़िएगा जेटेट परीक्षा तो आपको 101% निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। महल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया? अकबर, बीरबल, मुमताज महल या मोहम्मद गोरी? किसकी यादगार में किया गया, ठीक है। तो देखिए ताजमहल का निर्माण जो है आपको मुमताज महल की यादगार में किया गया था। इसका नोट भी देखिए हम आप लोगों के लिए बनाए हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ, अर्थात 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद बिबेकबल, उस्ताद शरीफ खान, उस्ताद अहमद लाहौरी या कोई नहीं? ताजमहल का जो प्रमुख स्थापत्यकार था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। देखिए इसके नोट है, इसके बारे में कुछ कहा गया है। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माता था, ठीक है। मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माता था। तो शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल दिया था और उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार थे। झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म है सोना कर नागपुर, प्रीति, जूही आजा, रमेश आया। झारखंड की पहली नागपुरी फिल्म है सोना कर नागपुर, सोना कर नागपुर। झारखंड की पहला फिल्म, अब झारखंड का पहला फिल्म कौन है? प्रेमालाल, केवटलाल, नाची से बाची या कोई नहीं? तो झारखंड का पहला फिल्म नाची से बाची है और झारखंड का कोई पहला नागपुरी फिल्म अगर बोल दे तो सोना कर नागपुर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। झारखंड में झारखंड फिल्म नीति को लागू कब किया गया? 2012, 2013, 2014 या 2015? राइट आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी में लागू किया गया। भक्ति परंपरा का प्रथम प्रचारक किसको माना जाता है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या सपनाचार्य? तो भक्ति परंपरा का जो प्रथम प्रचारक है वो आपको शंकराचार्य को माना जाता है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या स्पेनचार्य? अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शंकराचार्य के बारे में
शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कल्लाड़ी केरल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ था। अगला प्रश्न है, वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बसवाना ने, अल्लमा प्रभु ने, दोनों ने या कोई नहीं? ठीक है, वीर शैववाद आंदोलन का प्रारंभ वसाना और अल्लमा प्रभु दोनों ने मिलकर किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 जगह के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। ठीक है, तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, हीरा के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो सूरत जो है आपको दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत, भरूच, विजयनगर या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए सिल्क सिटी या डायमंड सिटी ये दोनों सूरत, ठीक है, किसको? सूरत को ही जाना जाता है। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह है? सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं? तो गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह सूरत ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया। ठीक है, देखिए बुलंद दरवाज़ा के बारे में कुछ नोट यहाँ पर कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाज़ा 134 फीट ऊंचा है। यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? ठीक है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, नूरजहां। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। मुगलों शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। देखिए आपको हमने बताया था, एक ट्रिक यहाँ पर याद रख लीजिएगा, आपको बताया था मुगल साम्राज्य का शासक का क्रम नाम याद रखने का। बार बार यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है, भाज सो यानी भाजपा का सो जो होता है, तो याद रखिएगा भाज सो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी अंतिम प्राक्रमिक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम या बैरम खां? तो अकबर का जो संरक्षक था वो आपका बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला या कोई नहीं? ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो आपका अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबल या कोई नहीं? तो अलाई दरवाज़ा में देखिए अलाई, अल्लाह लिखा हुआ है और उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी कर देगा। ठीक है, ई हटा के अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जेटेट परीक्षा निकालना बहुत आसान है, सिर्फ आपको आवश्यकता है कि आप सही चीज़ को पढ़ें। ठीक है, आप कम प्रश्न पढ़िएगा और अधिक यहाँ से प्रश्न भिड़ेगा और अधिक नंबर आप ला सकते हैं। सिर्फ
JCRT जैक, क्योंकि जैक देखिए अपना जो किताब है उसी से प्रश्न, जैसे 8, 9, 10 का एग्जाम लेता है ना, वहीं से प्रश्न पूछता है, ज़्यादा जगह से पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आप सभी बहुत बड़े बड़े किताब पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए कम पढ़ के ज़्यादा उठाना चाहते हैं JCRT जैक का किताब, नहीं तो यहाँ से नोट्स और क्लास कर लीजिए 500 रुपये में। आपका 101% जो है यहाँ पर रिजल्ट होने जा रहा है जेटेट का, तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खां या कोई नहीं, ठीक है। तो सिकंदर लोधी का मूल नाम जो था वो आपका निजाम खान था। भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन, ठीक है। तो गज ए सिकंदरी, देखिए सिकंदरी, सिकंदरी है, सिकंदर लोधी को आप टिक कीजिएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया? ठीक है, प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है। अब तक 21 से ज़्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है आपका सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटना हुई थी उसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हेपरा, छतरपुर या रहेला, ठीक है। तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्या है? रेहला ना, रेहला नामक पुस्तक में किया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या सभी, ठीक है। तब फिरोजाबाद और जौनपुर, फिरोज यानी फिरोज, तब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज मतलब फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय भारत में हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति, अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश। तो इसके साथ यहाँ पर बाबर का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध, और लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद पड़ गया था मुगल साम्राज्य का। किसका पड़ा? मुगल साम्राज्य का, यानी मुगल वंश का नींव पड़ा था। राइट आंसर डी होगा, मुगल वंश हो जाएगा। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? आपको बताना है। तेराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत अभी बताए थे आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो ये इसी युद्ध के बाद यहाँ पर इसका जो है आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। अब बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव डाल दिया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद समाप्त हो गया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच या कोई नहीं, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका हो गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वसवन्ना या कोई नहीं। देखिए, विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। देखिए, रामानुजाचार्य के बारे में हमने कुछ आपको नोट्स दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न निकल के आए हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, वे विष्णु को मानते थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत, अलवार संत, जैन संत या बौद्ध संत? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे आपका एक सूफी संत है, ठीक है। नोट में क्या दिया हुआ है? सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अलवार, शंकराचार्य, कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया, ठीक है। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ठीक है। नोट में देखिए लिखा गया है, आपके लिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है,
शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था, यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ था। किले को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था। ठीक है, मुगलों द्वारा निर्मित यह अंतिम किला था, लाल किला ना। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो आपका शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप एक ऊंचे चबूतरे में स्थित है। यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया। उत्तर भारत के संत कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, कोई नहीं या सभी? तो उत्तर भारत के संत जो हैं इसमें सभी थे। ठीक है, इसमें सभी थे। रामचरितमानस की रचना की गई, तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि या वेद व्यास? देखिए दो जगह यहाँ पर सस्पेंस होता है। रामायण की रचना तो यह तो आप डाल दिएगा महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास। तो 2 जगह डिफरेंस है, आप ध्यान से इसको रखिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या वेद व्यास? तो देखिए सूरसागर, सूरसारावली, सूर, और साहित्य लहरी, यह सूर लगा हुआ है, सूर, तो सूरदास याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सूरदास के द्वारा किया गया। ठीक है, देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर या कोई नहीं? ठीक है, तो देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम के रूप में। ठीक है, बैजनाथ धाम के रूप में। झारखंड का देवघर मंदिर, देखिए यहाँ पर नोट किया गया है, झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोकालमल या राजा पूरनमल? ठीक है, देवघर मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं? तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है वो आपका रेशम मार्ग के द्वारा होता है। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, कोलेश्वरी, जयपुर? ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल देखिए आगरा में है, और आगरा किस नदी के किनारे आपको याद है? यमुना नदी। ठीक है, यानी ताजमहल भी किसका नदी किनारे हो जाएगा? यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक किसको माना जाता है? ताजमहल को, लाल किला को, मोती मस्जिद को या गोल गुम्बद को? ठीक है, तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो माना जाता है वो आपको यहाँ पर ताजमहल को ही माना जाता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो देखिए आपके मन में जेटेट के प्रति बहुत अधिक यहाँ पर जो है कुतूहल बना हुआ रहता है कि क्या करें, कौन सा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो ये आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ JCERT जय का किताब पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो नोट्स यहाँ से लेकर पढ़ लीजिए। आपका 101% सफलता प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ 500 रुपये में ही घर बैठे आप तैयारी करके जेटेट निकाल लीजिएगा। एकदम आप आश्वस्त रहिए। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या कोई नहीं दे। देखिए आपको संविधान संशोधन से एक प्रश्न फिक्स आता है। ठीक है, परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स रहते हैं, और संविधान संशोधन का आपको जो है पूरा PDF बना करके आपको दे दिया गया है, जहां संविधान संशोधन का बना हुआ है। तो संविधान संशोधन को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निकल के पक्के आएंगे। तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है, किसके तहत? तो जोड़ा जो जाता है वो देखिए आपको 42वां संविधान संशोधन, जितने भी जोड़ने वाली चीज़ें आएंगी वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में चले जाइएगा, और हटाने वाला 44वां में। क्लियर। अगला देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राजीव गांधी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी? ठीक है, राइट आंसर होगा डी, श्रीमती इंदिरा गांधी।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो आपका भारत देश का है। किस देश का है? भारत देश का है। इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी। ठीक है, इसमें संविधान की सूची में शामिल कौन है? तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा, तीनों। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपको केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, कौन बनाता है? आपको बताना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपको राज्य सरकार के पास सुरक्षित रखा गया है, यानी राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद। तो नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? प्रश्न आया हुआ था कि नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? बालूमाथ, महुआदार, चंदवा या कोई नहीं। ठीक है, तो नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, महुआदार। कहाँ पर पड़ता है? महुआदार में पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है? छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है? नेतरहाट, बेतला, रांची या कोई नहीं। ठीक है, तो छोटा नागपुर का कश्मीर जो है वो आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। छोटा नागपुर का कश्मीर नेतरहाट को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य इसमें से सभी होगा। स्थानीय स्तर की भी सरकार होगा, पंचायती राज की भी सरकार होगा, शहरी क्षेत्र की भी सरकार होगा, इसमें सभी होंगे। ठीक है, झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 30%, 40%, 50% या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो आपको 30% दिया गया है, महिला को आरक्षण। ठीक है, महिला को आरक्षण यहाँ पर देखिए 30% नहीं, महिला को आरक्षण जो दिया गया वो आपका 50%, 30% नहीं होगा, ये गलत है। 50% महिला को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? झारखंड देखिएगा यहाँ पर, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50-50 का है, यानी 50% आरक्षण दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला ठीक है, इसमें सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो इसमें सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। ठीक है, तो सरकार का जो अंग है विधायिका, यही कानून बनाते हैं। ठीक है, विधायिका जो है कानून बनाता है। विधायिका के अंतर्गत आता है संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो विधायिका के अंतर्गत संसद भवन भी आता है और विधानमंडल भी आता है, दोनों इसमें आते हैं, ए और बी दोनों आंसर होगा। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया, नीलांबर पीताम्बर या कौन होगा? ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है बाबू राम नारायण सिंह को। किसको जाना जाता है? बाबू राम नारायण सिंह को, बाबू राम नारायण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है अगला, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। सरकार के कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, आप जिसको देखे थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं।
तो भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है, अलिखित संविधान है। संविधान सभा को कहा जाता है उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं है। संविधान सभा को लघु भारत कहा जाता है। देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता देते हैं, किसी भी प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेगा। और बाजारू आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे होंगे ना, वो सब ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ये आपको JCERT जैक की किताब में ही मिलेगा। तो कम पढ़कर ज़्यादा प्रश्न अगर भिड़ाता है तो आपको JCERT जैक की किताब का नोट्स, तो आप नोट्स लेना कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 29 दिसंबर 1947 ईस्वी, 8 दिसंबर 1948 ईस्वी या कोई नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 सितंबर 1948, 17 अगस्त 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, राइट आंसर ये हुआ। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1951, ठीक है। तो भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतांत्रिक देश बना। भारतीय संविधान की विशेषता है अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो आपका ए नंबर, अनेकता में एकता, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ठीक है। तो देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है भारत है। कौन है? भारत है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1887 ईस्वी, 1888 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपको 1885 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 1885 ईस्वी में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, जाजूबल्ला, जॉर्ज यूल या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो आपको A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था 1951, 1952, 1953 या 1954। तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो है आपको 1952 ईस्वी में कराया गया था। इस देखिए आपका जेटेट परीक्षा जो है बहुत ही जल्द होने जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी जो भी यहाँ पर जेटेट परीक्षा की तैयारी में अभी तक नहीं लगे हैं, लग जाइए, क्योंकि घोषणा होगी और 1 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी तक जो भी यहाँ से नहीं जुड़े हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है, जुड़ जाइएगा। सिर्फ JCERT जैक की किताब को कम प्रश्न पढ़ के अधिक अंक आप यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। संसद मिलकर बनता है, जो भारतीय संसद है किस किस को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, कोई नहीं या सभी, ठीक है। तो देखिए भारतीय संसद का जो निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा भी होते हैं। ये तीनों यानी सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए प्रश्न है बहुत ही छोटा, लेकिन आपको बता देते हैं 1001 से ज़्यादा बारी प्रश्न को पूछा गया है, रिपीटेड किया गया है, क्योंकि बार बार ही प्रश्न आता है। तो आप सभी को जरूर देख के जाइएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, ठीक है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक, ठीक है। राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब में नहीं मिलने वाला है, ये सभी आपको JCERT जैक की किताब में मिलेगा। और प्रश्न देखिए, ये जो अपने झारखंड राज्य में जो एग्जाम हुए उसमें हम आपको बता देते हैं, ये प्रश्न 5 से 6 बार आ चुका है, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला जो है वह झंडा कौन फहराता है, बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं वो आपको प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, गणतांत्रिक या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत कैसा देश है?
भारत लोकतांत्रिक देश है आपका, ठीक है। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है ना। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव जो होता है वो आपके प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? बताना है आपको कि जो हमारा समवर्ती सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए समवर्ती सूची जो है यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है। तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय किसका होता है? ठीक है, समवर्ती सूची में मान लीजिए कि केंद्र सरकार कुछ और कह रही है और राज्य सरकार कुछ और कह रही है, जिसके कारण दोनों में मतभेद होता है। तो अंतिम निर्णय किसका होगा, यानी किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का या कोई नहीं, ठीक है। तो यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह का टकरार होता है, मतभेद होता है किसी नियम कानून को लेकर के, तो अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार का ही होगा, राज्य सरकार का इसमें नहीं होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके झारखंड राज्य बता देते हैं, प्रश्न 13 बार आया है अभी तक एग्जाम में झारखंड राज्य में। अब बाकी ऐसे कहिएगा तो 1001 से कम बारी प्रश्न नहीं आया, बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है, इसको दिमाग बिठा लीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। स्वास्थ्य से संबंधित 2 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? नवोदय, लातेहार, नेतरहाट, बेतला या रांची, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है। नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई 1953, 1951, 1952 या 1954? नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो नेतरहाट विद्यालय की जो स्थापना हुई वो आपका 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें महानगर कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता या सभी, ठीक है। इसमें महानगर की श्रेणी में कौन आते हैं, ठीक है। तो देखिए महानगर की श्रेणी के लिए याद रखिएगा दीमचको, एक नाम है दीमचको, ये नाम को याद रखिएगा। तो महानगर श्रेणी में दी से दिल्ली, म से मुंबई, च से चेन्नई, को से कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये सभी महानगर की श्रेणी में आते हैं। तो दिल्ली भी है, मुंबई भी है, चेन्नई भी, कोलकाता, राइट आंसर सभी, यानी इसका ई आंसर होगा, राइट आंसर ई होगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है? जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसकी प्रशासनिक इकाई कौन है? ग्राम पंचायत, राज पंचायत, राष्ट्र पंचायत या कोई नहीं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रशासनिक इकाई होती है वो आपका ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं बहुत कम प्रश्न पढ़ के और ज़्यादा प्रश्न अगर भिड़ाना है ना तो आपको JCERT जैक का किताब ही पढ़ना होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर पढ़ रहे हैं तो आप समझिए आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा है कि आप JCERT का टेक्स्ट बुक ले लीजिए और पढ़िए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको JCERT का सभी का निचोड़ निकाल के आपको इस चैनल पर दिया ही जा रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से तैयारी कर लीजिए। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं और जेटेट एग्जाम में क्रैक करना है, देखिए अभी आकलन परीक्षा भी आ चुका है, आकलन परीक्षा जेटेट से पहले होगा। जो आकलन परीक्षा देना चाहते होंगे शिक्षक वो यहाँ से जुड़ेंगे। यहाँ से 101% रिजल्ट आकलन का होता है, 101% रिजल्ट आकलन का एकदम हो जाता है, ठीक है। तो जो भी शिक्षक जुड़ना चाहते होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आकलन की भी तैयारी 500 रुपये में कर सकते हैं, ठीक है। और आकलन और जेटेट दोनों देना होगा तो 700 रुपये में आप कर सकते हैं, 500 रुपया जेटेट का और 200 रुपये आकलन का, ठीक है। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा और जरूर जुड़ जाइएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति या वार्ड सदस्य, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 22 वर्ष,
23 वर्ष या 24 वर्ष। देखिए ये प्रश्न जो है ना झारखंड के जो एग्जाम हुए अभी तक उसमें 3 बार आया है। कितना बार आया है झारखंड के एग्जाम में? 3 बार आया हुआ है। और ये किससे था? JCRT किताब से था। तो मुखिया का बनने के लिए कितना होना चाहिए? 21 वर्ष रखा गया है। 21 वर्ष रखा गया है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किनका होता है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको कार्यपालिका जो है लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका जो है लागू करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं? तो सरकार की प्रशासनिक इकाई जो है कार्यपालिका को माना जाता है। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी। राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, सभी होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ठीक है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन या कोई नहीं? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं? ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अम्बेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं? तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला जो कदम था वो आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही किया गया था। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, चीन, भारत या ब्राजील? तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो आपका भारत है। कौन है? देखिए, यदि आप जेटेट परीक्षा में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो आप यहां से जुड़ें और आपको यहां पर जेटेट परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोट्स, PDF, साथ में वीडियो और क्लासेज जो सभी तरह के यहां पर इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, जिससे घर बैठे आप 500 रुपये में ही यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सभी नोट्स आपको JCRT जैक के किताब से हूबहू मिलेगा और जहां से अभी प्रश्न भर भर के आ रहा है, तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न में से कौन सी इकाई, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीपाइन, डेसिमल या कोई नहीं? ठीक है, तो सुनने के लिए देखिए यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है ध्वनि होता है और ध्वनि की माप डेसिबल में की जाती है। तो सुनने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे भाषा का विभिन्न प्रकार है, हम लोग देखते हैं सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको कहते हैं तो यहाँ पूछा गया सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दृष्टि दोष युक्त बच्चा के लिए, मूक बधिर बच्चा के लिए, मंदबुद्धि बच्चा के लिए या किसी के लिए नहीं? ठीक है, तो देखिए जो मूक बधिर बच्चा होते हैं उनके लिए क्या होता है, हम लोग संकेत से किसी चीज़ को बताते हैं और वो उस वहाँ पर पहुँच जाते थे। मूक बधिर बच्चा के लिए होता है। आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? देखिए यदि आपकी आय कम है तो उसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। ठीक है, तो देखिए आर्थिक स्तर का प्रभाव तो आत्मसम्मान पर ही पड़ता ही है, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं गरीब लोग को तजुर्बा नहीं देते हैं, तो वही आत्मसम्मान पड़ता है। सीखने की क्षमता, देखिए ये ही एक ऐसा चीज़ है ना कि जो आपके आर्थिक स्तर पर निर्भर नहीं करता है बल्कि आपके मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह ऐसी क्षमता है जो मेहनत पर निर्भर करता है और इसमें आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उच्च संस्थान में प्रवेश या तो आर्थिक स्तर पर आपको प्रभाव डालेगा ही, जीवन यापन ये भी आपको प्रभाव डालेगा ही। ठीक है, तो सीखने की क्षमता यही क्लियर है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा इसका। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? ये प्रश्न देखिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, 1001 बार अब तक प्रश्न पूछा गया है और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो अब तक आप देखिएगा तो 51 से ज़्यादा बार पूछ लिया गया है।
तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का जो प्रधान होता है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? अंग्रेजी जेल, काला पानी, बड़ी जेल या रुगन जेल। ठीक है, तो सेलुलर जेल को किस जेल के नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? गधा, घोड़ा, ऊँट या हाथी। ठीक है, तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन है? लेह, शिमला, श्रीनगर, गुवाहाटी। ठीक है, तो भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो नागरिक हवाई अड्डा है वो है लेह हवाई अड्डा। ठीक है, कौन है? लेह। सही शब्द है, इसमें से सही शब्द आपको बताना है कौन है? ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, कौन होगा सही शब्द? तो देखिए ईर्ष्या सही में जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है, ईर्ष्या। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है कष्ट का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि बहुत आदमी लोग कहते हैं कि बहुत कष्ट है। कष्ट का अर्थ क्या होता है? खेद, शोक, दुख, शारीरिक असुविधा। तो देखिए कष्ट का मतलब होता है खास करके शारीरिक असुविधा को ही हम लोग कष्ट के नाम से जानते हैं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिएगा आप आवरण में परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण जब करेंगे तो आपको एक नया शब्द बनेगा पर्यावरण। क्या बनेगा? पर्यावरण। तो आवरण में कौन सा नया शब्द लगाएंगे? परि लगाएंगे तो पर्यावरण बनेगा। परि किस में है? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अष्टाध्यायी का मतलब क्या हो गया? अष्ट माने 8 और अध्याय, अध्याय मतलब अध्याय। तो 8 अध्यायों का समाहार। 8 क्या चीज़ है? संख्यावाचक है। 8 क्या चीज़ है? संख्यावाचक है। ठीक है, 8 संख्यावाचक है। तो संख्या और द्विगु भी क्या है? द्विगु माने 2, ये भी संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक के साथ संख्यावाचक ही चल पाएगा, इसलिए अष्टाध्यायी जो है वो आपका द्विगु समास में चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट वर्ब, इसमें से करेक्ट वर्ब को चुनना है, सही वर्ब कौन सा होगा। ठीक है, यू डू नॉट ए मैंगो, यहाँ पर क्या लगेगा? ईट लगेगा, एट लगेगा, ईटन लगेगा, ईट्स लगेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको बताए थे हम यहाँ पर कि डू नॉट या डज नॉट के बाद जो होता है वर्ब का पहला रूप लगता है, वर्ब का पहला रूप। तो पहला रूप ईट ही होता है, वर्ब का मेन रूप ईट होता है, उसका दूसरा रूप एट होता है, तीसरा रूप ईटन होता है और पांचवा रूप ईट्स होता है। तो पहला रूप लगेगा तो ईट होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैच, कैच का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कैचेज, कैचेज, काफ्ट, कवर्ड। तो कैच V1 हो गया, इसका V2 होता है आपका काफ्ट, CAUGHT काफ्ट। ठीक है, राइट आंसर ये हो गया आपका। अगला देखिएगा, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है जो एवरेस्ट शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850, 8,088, 9,828, 8,642। ठीक है, तो एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई देखिए ऐसे आपको अधिकतर जगह पर मिलेगा 8,848 मीटर, लेकिन नहीं मिलता है तो आजकल 1-2 मीटर इसका ऊंचाई बढ़ भी गया है, तो इसको 8,850 भी कभी कभी दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें ऑप्शन के अनुसार 8,850 मीटर राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कर्नाटक बेंगलुरु, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सिक्किम का गंगटोक होता है। ठीक है, सिक्किम का गंगटोक होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताना था आपको कि मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना कब हुआ था? 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ये बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1760, 1761, 1762 या 1763। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पानीपत का प्रथम जो हो गया आपका कब था? 1526 ईस्वी। ठीक है, 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर 1761 ईस्वी होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई का।
निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? किसको दीनबंधु कहा जाता है? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, C.F. एंड्रूज या A.O. ह्यूम। ठीक है, तो दीनबंधु देखिए C.F. एंड्रूज को कहा जाता है और देशबंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये दो को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन करता है। दीनबंधु चित्तरंजन दास और देशबंधु C.F. एंड्रूज। ये प्रश्न आया हुआ है, यूपी में एक बार पूछा गया और एक बार हरियाणा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अलमाती बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी नदी। ठीक है, तो अलमाती बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है और ये यूपी टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? 270, 110, 280 या 370। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत? तो 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब यह नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको बता देते हैं, ये आपका हरियाणा टेट और ये राजस्थान टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ जाए। लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप किससे कहा जाता है आपको बताना है। मार्गरेट थैचर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। ठीक है, तो लेडी विद द लैंप के नाम से प्रसिद्ध है वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। गीत गोविंद किसकी कृति है? राजशेखर, जयदेव, कालिदास, विष्णुदेव। ठीक है, देखिए ये गीत गोविंद जो है आपका यूपी टेट में 3 बार पूछा है और यहाँ पर आप देखिएगा तो जो जम्मू कश्मीर टेट है वहाँ पर एक बार पूछा गया था और आप उसके बाद देखिएगा तो जो बंगाल टेट है वहाँ भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये जयदेव की है। किसकी रचना है? जयदेव की है। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये प्रश्न आपका जो है CG टेट में और MP टेट में और बिहार टेट में तीनों में एक बार पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? मान्यता प्रदान की गई है आपको बताना है। ठीक है, 15, 16, 17 या 22। तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यूपी टेट में एक बार, CG टेट में एक बार, हरियाणा टेट में एक बार, झारखंड टेट में एक बार पूछ लिया गया है सभी प्रश्न। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड चैंसफोर्ड। तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न आपका यहाँ पर बिहार टेट का पूछा हुआ प्रश्न है।